हेलो एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट में यूनिट 7 के अंतर्गत लगने वाली कहानियों में राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा लिखी गई कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। कहानी शुरू करने से पहले हम राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की पृष्ठभूमि देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कहानी पे आएंगे। राजेंद्र बाला घोष ये बंग महिला के नाम से कहानियां लिखती थी और इनकी अधिकतर कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। 1882 में इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। हिंदी नवजागरण की ये पहली छापामार लेखिका मानी जाती हैं और उस दौर में आप कह सकते हो कि ये क्रांतिकारी औरत थी। आप चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने तत्काल राजनीतिक व्यवस्था पे कटाक्ष किया है। तो हम देखते हैं, इनके पिता का नाम था रामप्रसन्न घोष और इनकी माता नदीर वाशिनी घोष थी। आप वाराणसी के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार से संबंध रखती थी, यानी कि आप कल्पना करिए, एक पढ़ी लिखी औरत है जो उस दौर में जब औरतों के लिए पढ़ाई बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जाता था, उस दौर में एक ऐसी सुशिक्षित और दूरदर्शी औरत थी जिसने इस कहानी को लिखा है। तो उसका परिवार संपन्न होना लाजमी सी बात है। आपके पूर्वज यानी बंग महिला जी के पूर्वज जो है वो बंगाल से थे और ये आके वाराणसी में बस गए थे। इनका विवाह पूर्णचंद्र देव से हुआ था जो कि मिर्जापुर से थे। अब ये याद रखेंगे, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में आप ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि ये कहानी इनके पति से संबंध है, क्योंकि इनके पति का नाम भी पूर्ण चंद्रदेव है। नहीं, ये जो आसमान में चंदा होता है, चांद होता है, ये कहानी उनसे संबंधित है, उनसे वार्तालाप है, उनकी पत्रात्मक शैली है। तो आप याद रखेंगे, ये अपने पति के लिए पत्र नहीं लिखती हैं, ये अपने पति से बातें नहीं करती हैं, बल्कि ये चंद्रदेव से बातें करती हैं। बचपन आपको रानी या चारूबाला नाम से पुकारा जाता था, यानी इनके घर वाले इनको प्यार से रानी और चारूबाला कहते थे। इनका जो कहानी काल है बंग महिला का, वो 1904 से 1917 तक है और ये इनकी कहानियां विभिन्न प्रसिद्ध पत्रिकाओं में उस वक्त संपादित होती थी, यानी कि सम्माननीय लेखिकाओं में आती थी। इनके 2 बच्चों का निधन हो गया अकस्मात, फिर उसके बाद 1916 में भी इनके पति का भी देहावसान हो गया, जिससे इनको गहरा आघात लगा। इनके पति पूर्णचंद्र देव थे, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो मिर्जापुर से थे। आप भी मिर्जापुर से में ही निवास करती थी। इनका देहावसान भी 24 फरवरी 1951 को मिर्जापुर में ही हुआ है। हिंदी लेखन के लिए बंग महिला नाम तथा प्रवासिनी बंग भाषा में लिखने के लिए छद्म नाम का इस्तेमाल करती थी। यानी जब ये हिंदी में कहानियां लिखती थी तो ये बंग महिला के नाम से लिखती थी, और जब ये बंगला में कहानियां लिखती थी तो ये प्रवासिनी शब्द का इस्तेमाल करती थी अपने नाम के तौर पे। अपना नाम ये चारूबाला घोष ना देख करके माफ कीजिएगा, राजेंद्र बाला घोष ना दे करके बंग महिला और प्रवासिनी नाम का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये छिप के लिखा करती थी, कोई जानता नहीं था प्रत्यक्ष तौर पे कि ये लिखती हैं। इनकी दुलाई वाली कहानी, दुलाई वाली एक पर्दा प्रथा पे कटाक्ष है, आपके सिलेबस में भी लगी है। हम आगे उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम चंद्रदेव से मेरी बातें पढ़ेंगे। तो दुलाई वाली कहानी जो है 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इनकी और भी कहानियां हैं, जैसे कि कुंभ में छोटी बहू और भाई बहन करके भी इनकी कहानी है। तो लेकिन हमारे सिलेबस में दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातों का हम इंक्लूड किया गया है, यानी कि हमारे सिलेबस से है ये। चंद्रदेव से मेरी बातें की शैली जो है वो पत्रात्मक है। लॉर्ड कर्जन को प्रतीकात्मक रूप में एवं व्यंग्यात्मक रूप में इन्होंने कई सारी बातें कही हैं। ये कहानी तब के विद्वानों के द्वारा
विशेष रूप से अर्थनीति और राजनीति के अंतर्गत रखी जाती है। देखिए इसी क्रम में बहुदेव पांडे जी ने इस कहानी के बारे में क्या कहा है। बहुदेव पांडे जी अपनी हिंदी कहानी का विकास पुस्तक में जिक्र करते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें पहली राजनीतिक चेतना को उजागर करती हुई कहानी है। इसी क्रम में आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में इसकी शैली निबंधात्मक मानते हैं और कहते हैं कि कहानी के तत्वों की तुलना में इसमें पत्रात्मक और वर्णनात्मक शैली है। और साथ में शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि यह युगीन यथार्थ को उजागर करती हुई कहानी है। ये क्या है, चंद्रदेव से मेरी बातें जो है युगीन यथार्थ को उजागर करती हुई कहानी है और राजनीतिक चेतना से परिपूर्ण कहानी है। आप देखेंगे इसको बहुत से विद्वानों में मतभेद है, कुछ इसको निबंध मानते हैं, कुछ इसको पत्रात्मक शैली में रखते हैं, कुछ निबंधात्मक शैली में रखते हैं, और लेकिन कुछ लोगों ने इसे कहानी के रूप में भी स्वीकारा है। लेकिन हमारे यूजीसी नेट में भी इसको कहानी के अंतर्गत रखा गया है, तो हम जब भी देखेंगे तो हम इसको कहानी की ही मान के चलेंगे। इसमें हम अपने से कोई भी दिमाग नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें जो भी करना है वो सिलेबस के हिसाब से ही करना है। चलिए तो हम आगे कहानी को पढ़ते हैं। ओके, चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैंने आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनाती हूँ। आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा के लिए एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफर यानी बदली होने का नियम नहीं है? अब देखिए, आप यहीं से गौर करेंगे कि इनका जो तत्काल सिस्टम है उस वक्त का, इनकी कहानी में कैसे उजागर होता है, आप देखेंगे। क्या आपका डिपार्टमेंट यानी आपका महकमा ट्रांसफर या बदली का नियम नहीं लागू करता? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायसेना गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। यानी उस वक्त के सिस्टम पे भी देखो, बता रही है कि कैसे सिस्टम काम करता है कि आपको रिटायर होने पे पेंशन मिलती है, आपके तबादले होते हैं, आपकी पदोन्नति भी होती है। तो ये उस वक्त के सिस्टम के बारे में कहती हैं। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत में कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करती। यानी कि ये कटाक्ष कर रही हैं कि ये जो तबादला है ये कहीं भी कर सकता है। यानी आप अगर भारत के किसी मैदानी क्षेत्र में हैं तो यहाँ से उठा के आपको किसी जंगल में, किसी पहाड़ पे, किसी बर्फीली जगह पे कहीं भी आपका तबादला हो सकता है। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, पर परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। अब यहाँ दूसरा कटाक्ष है, आप गौर करेंगे ये इन्होंने पक्षपात पे कटाक्ष किया है। देखो, न चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया,
तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि गांधी जी जैसे साउथ अफ्रीका में थे, उनको नस्ल भेद का सामना करना पड़ा था। जो अंग्रेज हमारे यहाँ थे वो भी हमें कुछ अच्छे नज़र से नहीं देखते थे, हमें असभ्य, अशिक्षित, बदसूरत, काले, मतलब तमाम तरीके का पक्षपात करते थे। वो अपने गोरे वालों के लिए ऊंचे पद देते थे, जो नीचे के पद थे वो भारतीयों के लिए होते थे। भारतीयों का भारतीयों की पोस्टिंग ऊंचे पदों पे नहीं होती थी। ये बातें आप अगर जानते होंगे, इतिहास से संबंध रखते होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देंगे। आप देखेंगे, आपसे इसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें में किस गवर्नर का जिक्र हुआ है, तो लॉर्ड कर्जन का हुआ है। इसका जिक्र हुआ है लॉर्ड कर्जन का। कजैन लिखा है इसमें, कजैन नहीं हुआ, कर्जन होगा, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि आप इससे भी ये भी समझेंगे कि उस वक्त तत्कालीन भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कर्जन था। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। अब ये तीसरा व्यंग है। कृष्णांग यानी सांवला अंग, सांवला शरीर, सांवला रंग ढंग, और गौरांग यानी जैसे अंग्रेज गोरे होते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे बालाजी ने बताया है कि भारतवासी कृष्णांग होते हैं, लेकिन चंद्रदेव आप तो गोरे हैं, इसलिए अंग्रेज आपके साथ ये जो नस्ल भेद है वो तो करेंगे नहीं। आप गोरे हैं, वो भी गोरे हैं, तो आपको वो आराम से नौकरी मिल जाएगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे। यानी कहने का मतलब कि जो चमचागिरी करता है लॉर्ड कर्जन का, यानी या बड़े पद वाले का, उसे कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं पोस्टिंग मिल जाती है या उसके पक्ष में फैसला हो जाता है, क्योंकि उसको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में तो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल से प्रचलित थे, वे ही अब वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्र की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संताप, लड़कपन से भी चश्मा धारण करने लगी है। अब ये देखेंगे, चौथी शायद पांचवी बात है, ये कटाक्ष है कि मतलब इस तरह से परिवर्तन आ गया है, इस तरह से हमारा वातावरण बदल गया है कि अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी चश्मे लग गए हैं, उनको भी मतलब डॉक्टर की देख रेख में बड़ा किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, ठीक। क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी, यानी छोटी उम्र से ही वो अब बीमार रहने लगी है, उसको चश्मे लग गए हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इस कारण आप हमारे दीन हीन क्षीण प्रभ भारत को इतनी दूरी से भली भांति न देख सकते होंगे। यानी कि कह रहे हैं कि आज चंद्रदेव आप तो इतने बूढ़े हो गए हैं, जब हमारे यहाँ के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं चश्मा धारण करते हैं, तो आप इतनी दूर से हमारे भारत को कैसे देख पा रहे होंगे। आप तो कई कई सदियों से हैं। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपका हॉलिडे यानी छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी।
यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना ही तो अवश्य उचित होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आपके सामने आगे देखिए, राजधानी क्या है? दिल्ली नहीं, कलकत्ता है उस वक्त। शायद 1910 में कि 1920 में दिल्ली की ट्रांसफर हुई है राजधानी ना। ये कहानी 1904 की है। उस वक्त हमारी भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ये याद रखेंगे कि पूछ सकता है एग्जाम में कि चंद्रबाला घोष या चंद्रदेव से मेरी बातें में किस शहर का राजधानी के रूप में जिक्र करती हैं। तो आपको लगेगा नहीं नहीं दिल्ली ही तो है, नहीं तो आपको लगेगा अवध प्रांत है, नहीं तो लगेगा लखनऊ है। इसलिए दिमाग में ये बात रखेंगे कि कलकत्ता का जिक्र है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा से भी लक दादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद में अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो गई है। भगवान निशानाथ, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो भी चंद्रदेव के लिए जो भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है उन नामों को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है कि इन में से किन किन नामों का चंद्रदेव से मेरी बातें में चंद्रदेव के लिए जिक्र हुआ है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर कर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आप आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। यानी कि कहने का आशय ये है कि इसमें ये जो जिक्र हुआ है कि बिजली का भारत में आगमन होने का, बिजली के आगमन का जिक्र हुआ है। बिजली यानी जो हमारे घरों में लाइट चलती है। ठीक, तो ये कह रही हैं कि चंद्रदेव जब आप डूब जाते हैं, कहने का आशय इनका है कि जब आप डूब जाते हैं तो हमारे यहाँ ये आलोक यानी ये प्रकाश प्रदान करती है और रात को भी दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को यहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा। झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांत मुख ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़े हैं कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि हरि पदोद्भाव त्रैलोक के पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधग्रस्त हो रही है। अच्छा, कहने का आशय यहाँ पे ये है कि डाक खाने का जिक्र हुआ है। देखिए कहेंगे संपादन करके तुरंत सहज ही निकाल देते हैं और यहाँ भारतीय उच्च शिक्षित युवक काठ के पुतले की बात देखते रह जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र हुआ है और व्यासिनी विद्युत देवी का जिक्र हुआ है। आगे अब यहाँ देखेंगे कि जो कभी भी अपवित्र नहीं होती थी, उस यानी गंगा को भी जगह जगह पे मेड़बंदी करके बांध बना दिए गए हैं। उनके वक्षस्थल पर यहाँ जहां तहां मोटे वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं, यानी कि बांध बना दिए गए हैं। कहाँ? गंगा की बात हो रही है यहाँ पे। गंगा में जगह जगह पे बांध बन गए हैं, इस बात का भी जिक्र है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। आप ध्यान रखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि किस किस चीज़ का जिक्र हुआ है, बिजली के आने का,
ट्रेन चलने का और बांध बनने का, चश्मा लग जाने का, इन सब का जिक्र हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्राचीन वाहनों में यानी लोग देवता हमारे देवताओं के वाहनों में किस किस का जिक्र हुआ है? गज का हुआ है, हंस का हुआ है, फिर बैल का हुआ है, फिर चूहा का। क्योंकि क्रम लगाने को पूछता है, तो हो सकता है ये दे के गज, हंस, बैल, चूहा को चंद्रदेव में आने वाली इन जानवरों के क्रम को सही से व्यवस्थित कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करके चलेंगे। साथ में क्या क्या योजनाएं आई हैं इसको नोट डाउन करेंगे। और बांध बनने की बात जो है, वे भी पूछ सकता है कि बांध किस नदी पे बनने की बात हुई है, तो आप याद रखेंगे कि हाँ, गंगा नदी की बात हुई है, क्योंकि इसमें लिखा है, स्पष्टतया तो नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि वो जो कभी भी अपवित्र नहीं होती, उसके भी वक्ष स्थल पर जगह जगह खंभ गाड़ करके बांध बना दिए गए हैं, तो आप याद रखेंगे। और एक चीज और, जैसे देवराज सुरेंद्र का जिक्र हुआ है, देवराज सुरेंद्र यानी इंद्रदेव की बात हुई है, उनके नगर अमरावती का जिक्र हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। यानी पारिजात के वृक्ष के बारे में आपने सुना होगा, जो कि अमरावती यानी कि इंद्रदेव की अमरावती में है, जो कभी नहीं मुरझाता, कभी नहीं मतलब एवरग्रीन प्लांट ट्री है वो पारिजात। तो ये कह रही हैं कि कलकत्ता में ईडन गार्डन, अब देखिए यहाँ पे कलकत्ता में ईडन गार्डन का भी जिक्र हुआ है, तो कह रही हैं कि देवराज का अमरावती क्या है, जो कलकत्ता में ईडन गार्डन सुशोभित हो रहा है, उसको भी मात दे रहा है, नंदन कानन को भी मात दे रहा है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इस विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। अब ये सरस्वती माता का भी जिक्र हुआ है, याद रखेंगे। यहाँ आप इसका आशय ये है कि वो कह रही हैं चंद्रबाला जी कि आप देखिए यहाँ के जो विश्वविद्यालय, क्योंकि विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हो गए थे, फिर 1884 में, और ये कहानी 1904 में लिखी हुई है, तो विश्वविद्यालयों की तुलना कर रही है कि सरस्वती भी मतलब अचंभित रह जाएंगी यहाँ के विश्वविद्यालयों के दिग्गजों को देख करके। वहीं की फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं, और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां की मिंट ने टकसाल को देखकर सिंधु तनया, आपकी प्रिय सहृदया कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व में उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वप में कलंक की कालिमा लेपन करके कल्कि, शशांक, शशधर, ससलांछन आदि उपाधि, अब देखिए चंद्रमा जी के लिए मतलब चंद्रदेव के लिए क्या क्या नाम है, शशांक आया है, शशधर आया है, शशलांछन आया है। ठीक, ये तीनों नामों को ध्यान में रखेंगे आप। तो आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल उज्जवल वप में कलंक की कालिमा लेपन करके कलसी, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वहां आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय बलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में भी बलीभूत ना होंगे। अब यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था की बात हो रही, जो उस समय की भारत में चिकित्सा व्यवस्था थी, उस पर भी महिला नजर डालती हैं, यानी उसकी बात भी चर्चा करती हैं। शायद आप यह बात भी कभी अभी तक विदित नहीं हुई है, शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान
पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। आपने सुना होगा बचपन में हमारे दादा दादी कहते थे कि जब भी ग्रहण लगता था वो कहते थे कि राहु ने चंद्रदेव को निकल लिया है, इससे ग्रहण लग गया है। तो इसका भी ये जिक्र करती हैं इस पौराणिक मान्यता को। और उस वक्त जो साइंटिफिक खोज हुआ था कि भूमंडलीय छाप सूर्यदेव का वो छाया पड़ती है और पृथ्वी की प्रतिछाया पड़ती है जिस वजह से ग्रहण लगता है, तो इसका भी जिक्र करती है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय में इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है। यानी सूर्य महाशय के वंशधर यानी राम भगवान सूर्यवंशी थे ना, तो ये कह रहे हैं कि अब उनका राज्य नहीं है। आप ये बात अब दिमाग से निकाल दें। और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। यानी कि भारत वो विश्व प्रसिद्ध जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो अब भारत नहीं है। आप ये भूल निकाल दें। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांश महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। यानी कह रही हैं कि इनडायरेक्टली कह रही हैं कि हमारे देश पे गौरांग यानी कि अंग्रेजों का राज्य है, यानी अंग्रेजों की गुलामी में भारत इस वक्त है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यह प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने राजाओं की सृष्टि हुआ करती है। आपके वंशधरों में जो चार राजा महाराजा के हैं भी वे पांच पुतले के हाथ। एक महिला जिसको ये पता है कि किसी की गुलामी कितनी बुरी चीज है, वो कटाक्ष कर रही है कि यहाँ के राजा जो कुछ पेंशन पे अंग्रेजों के आश्रित हो गए हैं, वो काठ के पुतले की भांति हैं, जिससे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं। यानी कि क्योंकि आपने सुना होगा, आप अगर इतिहास पढ़े होंगे 6, 7, 8 में भी, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से पेंशन पे पहले कहीं ना कहीं कब्जा कर लेते हैं, जब कब्जा नहीं करते उनको जीत लेते थे अंग्रेज, और इस तरह से वहाँ के राजाओं को पेंशन पे या थोड़ी मोड़ी लालच देके, सैनिक की लालच देके, धन का लालच देके उस राज्य को हड़प लिया करते थे। तो जैसे वो नचाते थे अंग्रेज, वैसे ही उनके रक्षक राजा उनकी क्या शब्द कहेंगे इसके लिए, उनकी गुलामी या उनके संरक्षण में जो राजा थे वो उनकी भांति चलते थे, अंग्रेजों की भांति। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतना भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी, तो यहाँ भी ये ध्यान रखेंगे सरस्वती का जिक्र आया है, सूर्यदेव का जिक्र आया है और कार्तिकेय महाराज का जिक्र आया है, साथ में इंद्रदेव का जिक्र आया है, धन्वंतरी का जिक्र हुआ है। ये सब आप पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि प्रश्न हमारे एनटीए यहीं से हमारे लिए प्रश्न बनाती है। अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते हैं। देखिए चित्रगुप्त भी नाम सामने आया है। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों से के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपकी चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। आपने सुना होगा कि ये 1902, 3, 4 में ही शायद प्लेग जैसी महामारी फैली थी, जिसमें मतलब ये कोरोना से कहीं ज़्यादा लोग मरे थे उस वक्त।
तो इसमें देखिए प्लेग का भी जिक्र है, यानी कि उसी बीच प्लेग महामारी भी फैली हुई थी। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक की खोज करें तो वहां से उनको निकालना सिर्फ 5 बात नहीं। यही जब चिकित्सक शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके तब वहाँ आप प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक की खोज पड़े तो वहाँ से उनको निकालना सहज बात नहीं। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े यही यानी दूसरे लोग यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या ही होगा। यानी यहाँ भी कटाक्ष कर रही हैं कि भाई यहाँ तो इतने ज्ञानी जो बनते हैं जब वो इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप तो जड़ी बूटियों पे पारंपरिक औषधियों पे निर्भर हैं तो आप लोग क्या निकाल पाएंगे। ये भी एक तरह से कटाक्ष है। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त इंडियन पिनल कोड लगता था और अंग्रेजों के नियम भी यहाँ पे लागू होते थे। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। यानी अब देखिए एक और डैम का यानी बांधों का जिक्र हुआ है, बिजली का जिक्र हुआ है, संपादकीय यानी समाचार घरों का जिक्र हुआ है और बिजली तो हुआ ही है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ का और जिक्र हुआ है टाइपराइटर का, तो ये भी याद रखेंगे। राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो अब आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष 1882। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये मेरी वीडियोस यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।